हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये दिल्ली पुलिस एसआई का 13/3/2019 का प्रथम पाली का पेपर सेट करेंगे। इसका मैथ्स पार्ट करेंगे हम। जैसे कि आप इसके ऊपर देख भी सकते हैं कि ये है इसका SSC CAPP SI दिल्ली पुलिस एसआई CSF SI परीक्षा। तो हम चलते हैं अपने मैथ्स पार्ट पे। ये इसका मैथ्स पार्ट यहाँ से शुरू होता है, पहला क्वेश्चन इसका ये है। पहला क्वेश्चन इसका ये है, जैसा कि आप इसके ऊपर देख भी सकते हैं कि निम्न पाई चार्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भिन्न व्यय की संगत धनराशि डिग्री में कुछ व्यय ये 43,200 रुपये है। ये किसने ग्राफ दिया है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट में शिक्षा पर व्यय बचत का कितना प्रतिशत है। शिक्षा पर व्यय, ये मैंने प्रश्न को लिखा हुआ है ऐसे इस प्रकार। तो आप ये ऐसे मैंने लिखा हुआ है इसको प्रश्न को। तो आप देख सकते हैं दिए गए पाई चार्ट में शिक्षा का और बचत का व्यय। शिक्षा में देखो, शिक्षा पे कितना है, शिक्षा पे 60% है। तो 60 कितना है, शिक्षा पे है। और दूसरा पूछा है इसने, ये तो एक शिक्षा पे है और दूसरा पूछा है उसने शिक्षा पर व्यय बचत का कितना प्रतिशत। बचत का यानी का मतलब है ये नीचे आएगा। बचत कितनी है, 80। यानी शिक्षा का 60 हो गया, बचत का 80 हो गया। यानी 80 का 60 कितना प्रतिशत है, 80 का 60 कितना प्रतिशत है। तो 80 नीचे चला जाएगा, का वाला नीचे चल जाएगा, 60 ऊपर आ जाएगा और गुणा 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 2 4 8 और 25 का 100, 25 से 75% इसका आंसर आ जाएगा। जैसा कि यह 75% आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट में किराया एवं शिक्षा को मिलाकर कुल व्यय भोजन एवं विधि मदों को मिलाकर कुल व्यय से कितना प्रतिशत कम है। किराया एवं शिक्षा और कुल व्यय भोजन एवं विविध। किराया एवं शिक्षा, भोजन एवं विविध मदों को मिलाकर कुल व्यय से कितना प्रतिशत कम है। देखो, भोजन एवं शिक्षा, भोजन ये है, शिक्षा ये है, 105 और 60 165 हो गया। और दूसरा है भोजन एवं किराया एवं शिक्षा है। किराया एवं 70 60 130 हो गया। किराया 70 है, शिक्षा 60 है, 70 60 130 हो गया। और यह भोजन एवं विविध, भोजन 105 है, विविध 45 है, 105 और 45 150 हो गया। तो यानी ये कह रहा है कि मदों को मिलाकर कुल व्यय से कितना प्रतिशत कम है। तो 100 ये हमारा 150 हो गया था, ये 130 हो गया था और ये 150। तो 150 में से 130 जाके 20 बच गया, 20 कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा किराया और शिक्षा का। किराया और शिक्षा का एक साथ ये हो गया और भोजन और विविध का ये हो गया। और इनको जोड़ के जब 150 में 130 गए, 20 बच गए। 20 कुल व्यय से कितना, यानी भोजन एवं विविध मदों को मिलाकर कुल व्यय से, यानी भोजन एवं विविध मद से के कुल व्यय से। तो ये वाला नीचे चला जाएगा, इनका कुल योग। और 20 ऊपर, 20 बटे 150 गुणा 100, यानी 25 का 100, 25 का 150 और 2 दूनी 4 2 3 6। तो 20 दूनी 40 बटे 3% इसका आंसर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे है 40 बटे 3% इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट में किराया पर कुल व्यय क्या है। किराए पर कुल व्यय क्या है।
देखो जब इस तरह से ये पूछता है अब की बार देखो, अभी तक था ये परसेंटेज में, अब ये कह दिया ना रुपए में, तो रुपए में जब हमें निकालना है तो इसका मतलब ये है इस सारे का जो मान है वो 43,200 रुपये है, और किराया का जो है 70, तो 43,200 का 70% कितना हो जाएगा, 43,200 का 70% कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे। 43,200 का ये देखो 70% नहीं, क्योंकि ये जो इसका वर्थ का जो टोटल होता है वो 360 होता है, तो 360 में से ये 70 है, 360 का 70, 360 का यानी 360 नीचे जाएगा, 70 इसका ये किराए का भाग है, टोटल का कितना है 360 और ये है 70, तो अगर आप उसमें हम क्या करेंगे 70/360 गुणा रुपए, ये हम इसको आप ये मान के चलो कि 360 ये होता है इसका 360 डिग्री होता है, एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है, तो उसमें से 70 है ये, तो 70 है तो 70/360 गुणा इसे रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, 43,200 से में गुणा करके, टोटल 43,200 है, तो इस प्रकार इसका ये निकल जाएगा 70/360 गुणा 43,200, जीरो से जीरो कट जाएगी, 36 से 1200 बार कट जाएगा, 3600 ये 1200 बार कट जाएगा, और 1200 के 12 से तो 8400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, यदि 7 अंकीय संख्या इतने संख्या से पूर्णतः विभाज्य है तो x + y का न्यूनतम मान क्या है। देखो यदि 7 अंकीय संख्या इतने संख्या से 72 पूर्णतः विभाज्य है तो x + y का न्यूनतम मान क्या है। तो अब मैं बार बार इसको बुक को नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी वहीं उठाऊंगा, क्योंकि इसमें बार बार इस बदलने में इनको समय लगता है, तो समय खराब हो रहा है। तो यदि 7 अंक की संख्या देखो 56x 3 4 y 4 संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य कौन सी होगी, जो 72 के गुणनखंडों से विभाज्य होगी, तो 72 के जो है भाज्य गुणनखंड के क्या हो जाएंगे 8 × 9 हो जाएंगे, सहभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 8 × 9 हो जाएंगे, जो एक दूसरे से नहीं कटते, तो जो 8 और 9 से कट जाएगी वो 8 और 9 से कट जाएगी वो 72 से भी कट जाएगी। तो 8 और 9 से काटने का नियम लगा के देख लेंगे। देखो 8 से वो संख्या कटेगी जिसके आखिरी के 3 अंकों का योग 8 से कटेगा, वो संख्या 8 से कट जाएगी, और 9 से वो कटेगी जिनके सभी अंकों का योग 8 से कट जाए और 9 से कट जाएगा, जिनके सभी अंकों का योग 9 से कट जाएगा वो 9 से कट जाएगी। अब देखो यहाँ पे 4 है, अब 4 यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 8 पंजे 40 जीरो हो गया, तो आगे 4 बच जाएगा, कटेगा नहीं, और अगर यहाँ पे 42 हो तो क्या बचेगा 8 पंजे 40, 2 बच जाएगा, 8 दूनी 24, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 होना चाहिए, अगर हमें 8 से काटना है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, और जब आगे देखते हैं 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22 हो गया, 22 और 9 से 9 थी 18 और 9 थी 27, ये तो इनका मान 22 है, तो हमें 5 और चाहिए, तो 2 ये हो गया, 2 यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो 3 यहाँ रख देंगे, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो x का मान 3 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगी 9 से भी कट जाएगी इसके अंकों का योग, और 8 से भी आखिरी 3 संख्या कट जाएगी है। तो इस प्रकार x + y क्या हो जाएगा, x + y का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे 106 क्वेश्चन है, 70 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं एवं शेष लड़के हैं, लड़कों के औसत अंक 63 है एवं लड़कियों के औसत अंक 70 है, संपूर्ण कक्षा के औसत अंक ज्ञात करें। 70 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां है, 40% को हम क्या कहेंगे 2/5 कहेंगे। अब 2/5 का मतलब है 2/5 का मतलब है कि टोटल 5 है और उनमें से 2 लड़कियां है, यानी 5 का 40% यानी 2, तो टोटल 5 है और 5 में से 2 लड़कियां हैं तो 3 लड़के हैं, तो ये क्या कर रहा है, लड़कों के औसत अंक 63 है। अच्छा हमारे हिसाब से तो ये टोटल 5 है और वो कह रहा है टोटल 70 विद्यार्थी है, तो क्या करेंगे, वो कह रहा है टोटल 70 है, हमारे हिसाब से 5 है, तो रियल बटे इमेजिनरी कर देंगे यहाँ, तो रियल बटे इमेजिनरी करेंगे जैसे,
तो ये आएगा 14 पंजे 70, 14 यूनिट आ जाएगा। तो 14 यूनिट आ गया, तो 14 की 14 28 ये गर्ल हो गई और 14 तो 42 बॉयज हो गए। तो अब ये क्या कह रहा है कि लड़के के औसत अंक 63 है और लड़कियों के औसत अंक 70 है। तो अब देखो आगे करते हैं इसको, यानी लड़कियों के 70 है और लड़कों के 63 है। तो 28 के तो 70 हो गए और 42 का 63 हो गया। तो नियम अनुसार क्या होगा, जो छोटे वाला है वो ले लेते हैं, मतलब ये ले लेते हैं। तो इसके नियम अनुसार क्या होगा, ये सभी बराबर होने चाहिए, या तो ये सारे 70 ऊपर या फिर सारे 63 हो। तो हमने 63 से कर लिया। तो जब सारे 63 होंगे तो जो ज़्यादा है वो उसमें से निकाल लेंगे और जो कम है उसमें डाल देंगे। जैसे हमें इसका पता करना है, तो जो जिसमें ज़्यादा है उसमें से निकाल के और इस वाले में डाल देंगे। तो यहाँ पे 70 कितना ज़्यादा है, 70 है ज़्यादा, 63 में 70 में से 63 जाके 7 बच गए, 7 की 28 में गुणा कर देंगे तो 196 हो गया। तो ये 196 इसमें ज़्यादा है, तो 196 इसमें ज़्यादा है और इसमें क्या है, ये इस वाले में जुड़ जाएगा, इस वाले में जुड़ जाएगा। तो ये और इस वाले में जुड़ के 63 में जुड़ के प्लस के 63 में जुड़ के प्लस के, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं रहा तो इसे 70 से और भाग दे देंगे। 196 है ना ये, हाँ 196। अच्छा, या तो इसको 196 लिख लो या फिर इनको क्या लिख लेंगे, क्योंकि 63 में से 70 में से 63 जाके 7 बचे, तो 7 गुना 28 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तभी 196 आया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इस 63 में क्योंकि इसके नीचे तो 70 है ही, क्योंकि 70 का औसत है। तो इस 63 में क्या करेंगे, 196 जो ये 196 जोड़ के और उसे 70 से भाग दे देंगे, उसको 70 से, ये 70 का औसत हो जाए। 196 लिख के उसे 70 से भाग दे देंगे तो 7 ढाई 70 और 14 दूनी 28 और 5 दूनी 10। तो अब इनका जब हम ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.8, 14/5 करके 2.8 हो जाएगा। तो क्योंकि 63 प्लस में है तो 63 प्लस 2.8 हो जाएगा 65.8। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, यदि a की क्यूब माइनस के b की क्यूब बराबर 1603 है या एवं a माइनस b बराबर 7, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के ab का मान ज्ञात करें। देखो हम अक्सर क्या करते हैं कि a की क्यूब माइनस के b की क्यूब देख के हम इसमें क्यूब का a माइनस b के होल क्यूब का लगा देते हैं, a माइनस b के होल क्यूब का फार्मूला लगा देते हैं। तो इसे जो आप सोल्व करोगे तो ये ab का मान आएगा, फिर ab का हम इसमें रखेंगे, तो ये बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाएगी। तो ये गलत है, क्यों, हमें निकालना क्या है, हमें देखना है, ये निकालना है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के a भी निकालना है। तो आप इसके हिसाब से चलो, निकालना क्या है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें a की क्यूब माइनस के b की क्यूब का सूत्र लगाएंगे, a की क्यूब माइनस के b की क्यूब का ही सूत्र लगाएंगे। ये a माइनस b के होल क्यूब का नहीं लगाएंगे, a की क्यूब माइनस के b की क्यूब का ही लगाएंगे। तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस a b प्लस के b स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या है, देखो इसमें जब आप ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर है, अगर हम इसमें क्या करें, एक ए बी और कर दे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा और वही हमें चाहिए। तो अगर इसमें हम एक ए बी लगा दें और एक ए बी घटा दें तो यहाँ पे ये हो जाएगा। देखो अगर हम इसमें एक ए बी लगा देंगे और एक ए बी ही घटा देंगे, जैसे आप देखोगे कि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर हो गया, ये है। अगर मैं इसमें एक ए बी जोड़ दूं और एक घटा दूं तो बात तो बराबर ही है, क्योंकि इससे कट के फिर भी ये रह गया। लेकिन इससे क्या होगा कि ये ए प्लस बी का ये ए स्क्वायर प्लस के ये एक ए बी ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये हो गया 2ab और प्लस के बी स्क्वायर, और यहाँ पे इसे ब्रैकेट में ले लो और इसे बाहर माइनस के भी रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस के ए बी हो जाएगा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ऐसे ही रख दिया तो ये बन जाएगा। हमें ए प्लस के बी का होल स्क्वायर ही चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए माइनस के बी का मान क्या है, ए माइनस के बी का मान 7 है, वो रख दिया यहाँ से। और यहाँ पे ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए बी हो गया। अब
इसका मान हमें चाहिए, इसका मान चाहिए। अब ए की क्यूब माइनस के बी की क्यूब का क्या मान है, 1603 है, ठीक है। तो 1603 को ये इधर गुणा में है, यानी कि हम क्या करेंगे, इधर भाग में चला जाएगा, तो 1603 इधर बटे भाग 1603 बटे 7 हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के बी बच जाएगा। तो 7 से जब इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 नम 63, तो ये 229 बार कट जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो गंतव्य पर 15 मिनट विलंब से पहुंचती है। यदि इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मैंने इसका सूत्र बताया हुआ, बेसिक में जाओगे आप दूरी व चाल में, वहां पे इसका सिंपल डायरेक्ट सूत्र है, जो कि ये है, दूरी बराबर क्या होगी, d1 ये है आपको सर्वांग सम का मतलब, इसका मतलब है कि जो बड़ा हो उसी में से वो घटा दो, जो बड़ा है उसी में से वो घटा दो, माइनस नहीं आएगा कोई से में भी। तो d1 इंटू d2 बराबर t1 माइनस के t2 बटे 60, ये हो गया। तो इसमें 45 बड़ा है, तो d का मतलब दूरी है, d का मतलब ये देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे 45 किलोमीटर, यहाँ पे d का मतलब क्या है, चाल, d बराबर चाल है, d1 d2 क्या है, चाल है। तो जिसकी चाल ज़्यादा है उसमें से कम चाल घटा देंगे, और बेटे पहली चाल गुणा दूसरी चाल, और बराबर घंटे कितने हैं, 4 मिनट विलंब से पहुंचती है, तो वह 4 मिनट विलंब से पहुंचती है। अच्छा, 36 किलोमीटर की चाल से चलते हुए गंतव्य पर 15 मिनट विलंब से पहुंचती है, ये 15 मिनट विलंब से पहुंचती है, ये 4 मिनट, तो दोनों क्या हो रही है, दोनों विलंब से पहुंच रही है। तो विलंब से पहुंच रही है तो क्या करेंगे, t1 में से t2 घटा देंगे, यानी 15 में से 4 घटा देंगे, 15 में से 4 जाएगा, क्या बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो 11 बटे 60, 60 मतलब घंटे बना देंगे 60 से, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, चाल कहीं में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये 11 बटे 60 हो गया, तो 45 माइनस के 36 बटे 45 गुना 36 बराबर 11 बटे 60 हो गया। तो ये 9 बच गया, 9 बटे 45 गुना 36 बराबर 11 बटे 60 हो गया। तो 9 पंजे 45, और यहाँ पे 12 पंजे 60, क्योंकि नीचे नीचे है तो ये क्या हो गया कि उसके विपरीत होंगे, क्योंकि वर्ज गुना में होगी तो ये ऊपर जाएगा, भाग वाला ये ऊपर जाएगा, तो ये फिर भी वही कटेंगे। तो 12 पंजे 60 और 12 थी 36, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 थी 12 थी, अच्छा 9 से तो ये कट गया था, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60 और 12 थी 36, तो 11 थी 33, क्योंकि ये भाग में ये इधर गुना में जाएगा, 11 थी 33 किलोमीटर इसकी दूरी आ जाएगी। तो दूरी आ गई। अब क्या कह रहे हैं कि यात्रा की पूरी दूरी तय करने का सही समय है, सो सही समय निकालना है। अब देखो सही समय निकालना है, दूरी कितनी है, 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर है, तो कोई या तो एक पहली चाल से निकालो या दूसरी चाल से, पहली चाल से निकाल दिया तो दूरी बटे चाल कर दिया हमने, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, 33 बटे 36 कर दिया गुणा 33 बटे 36, 33 किलोमीटर में है और 36 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हमने क्या किया, दूरी बटे चाल ये आया, दूरी बटे चाल ये घंटे में आएगा, हमें कहीं में निकालना है, मिनट में दिया, उसने बोला है कि मिनट में निकालो, उसने कहा है कि मिनट में होना चाहिए। तो मिनट में कम मतलब है हम 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये जो दूरी बटे चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर है, जो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय कहीं में आएगा घंटे में, घंटे के मिनट यहीं पर बना देंगे 60 की गुना करके। तो ये हो जाएगा 11 3 से काटेंगे, 11 बार ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अच्छा पहले मैंने 36 और 60 कर दिया, 6 छंग 36 और 6 दाई 60 और 2 पंजे 10 और अच्छा 6 छंग 36 और 6 दाई 60, फिर यहाँ पे 3 से 11 का 33 काट दिया, 11 आ गया, और 3 से फिर मैंने 6 काट दिया, 2 आ गया, और 2 से 10 काट दिया, 5 आ गया, तो 11 पंजे 55 मिनट, ये इसका 55 मिनट आ गई ये समय। तो और ये कह रहा है कि क्योंकि हमने ए से निकाला है, ए में ये कह रहा है, तो वह 15 मिनट विलंब से पहुंचता है, विलंब से पहुंचता है, तो यह मतलब 55 में से हम 15 घटा देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये ज़्यादा है, 15 मिनट ज़्यादा है, क्योंकि 15 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो 15 मिनट कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 15 मिनट विलंब से पहुंचता है। पहली चाल से अगर चलेगा तो 15 मिनट विलंब से पहुंचेगा, यानी 15 मिनट इसमें जो समय आया 55 मिनट, इसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा है, तो इसमें से 15 मिनट घटा देंगे, तो सही समय क्या है, 40 मिनट है। अगर पहली चाल से चलेगा तो वो 40 मिनट में पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार इसको हल कर लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है ये, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत करनी पड़ेगी ताकि व्यय में परिवर्तन न हो। तो 18% को 9/5 कहते हैं, 9/50, 18% को 9/50 कहते हैं, यानी मूल्य 50 हो गया। पहले मूल्य 50 था, वृद्धि कर दी ना, ये पहले का मूल्य है और ये बाद का मूल्य है। पहले मूल्य 50 था, फिर 18%, 50 का 18% 9 हो गया, 9 की वृद्धि होकर 59 हो जाएगा। तो जो मूल्य है, खपत क्या होगी, उसकी उल्टी होगी, ये क्या हो जाएगी, 59 50 हो जाएगी। खपत मूल्य के हमेशा उल्टी होता है, 59 50 होती है। तो कितने का अंतर है, 9 घटी है, 9 की कमी हुई है। तो 9 का परसेंटेज बना देंगे, 9 बटे किस में से घटी, 59 में से 9 कम हुई है, किस में से, 59 से। तो 59 का कितना प्रतिशत, तो 9/59 गुणा 100, तो ये हो जाएगा, आप देखोगे कि ये हो जाएगा यहाँ पे 900/59, और जब इसको काटोगे तो ये 15.25% आएगा। और 25% को, क्योंकि बाद में 5 है, 5 या 5 से ज़्यादा होने पर क्या होता है, अगले में 1 जोड़ देता है। तो या तो 15.25 आंसर में दिया हो या 15.3 आंसर में दिया हो, कुछ भी दिया हो तो दोनों में से देख लेना, आंसर यही होगा। व्यक्ति तो 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम 10 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम के 5 इकाई को 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो MDS M1D1 H1/W1 M2D2 H2/W2 कर देंगे। तो यानी 18 गुणा 8 गुणा 10 कितने इकाई काम करते हैं बेटे, W3 हो गया। और ये हो गया उसी काम को 5 इकाई, यानी 5 इकाई यानी 5 काम नीचे चले जाएंगे। आदमी का हमें पता नहीं है, घंटे 6 हैं और दिन 16 है। तो ये सूत्र हो गया मैन MDH, जैसे मैं बेसिक में जाके वहाँ पे देखूंगा, मैन डे और हावर ऊपर और बटे वर्क होता है, तो उससे निकाला है। बेसिक में जाके देखो समय और कार्य में, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इनको काट लेंगे, ये 36 18 और 3 से 3 कट गया, 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10। और देखो ऊपर वाले से ऊपर वाले काटेंगे, नीचे वाले से नीचे वाले काटेंगे, और नीचे वाले से ऊपर वाला और नीचे वाले से ऊपर वाला। मतलब जो इधर ऊपर है उसके सामने वाले के ऊपर से काटेंगे, सामने ऊपर वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से नीचे वाला, और जो इस साइड में है नीचे वाले से ऊपर वाला हम काटते हैं क्योंकि भाग में है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, 36 18 और यहाँ से 3 से 3 काट दिया, 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये हो गया 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 व्यक्ति आ जाएगा इसको जब हम सोल्व करेंगे। तो कैलकुलेशन आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन है, ये हमारा किस पे बेस्ड है, ये है ग्राफ पे बेस्ड। 113 क्वेश्चन। ये आंसर देखोगे आप 111 112 और 112 का आप आंसर देखोगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने इसमें छोड़ भी दिया है, 110 जैसे हमने छोड़ दिया क्योंकि वो क्या है, वो ज्यामिति का है। 111 का आंसर जैसे मैं बताया था ये 15.3 है, और 112 का आंसर 25 है, ये 25 हो गया 12 का आंसर, 112 का आंसर 25 हो गया जो अभी हमने निकाला। और ये अगला जो क्वेश्चन है वो ग्राफ का आ गया। इससे ये अगला क्वेश्चन ग्राफ का आ गया। ये कह रहा है कि निम्न दंड आरेख का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये इसने ग्राफ दिया हुआ है हमें, इसमें विभिन्न संगठनों में पुरुष और महिलाओं की संख्या दी है। पुरुष जो डार्क वाले है वो है, और जो महिला है वो जो हल्के कलर की है वे है। तो ये कह रहा है दिए गए दंड आरेख में सभी 5 संगठनों में महिलाओं का औसत संख्या क्या है। तो क्या करेंगे, महिला हल्के वाली है, हल्के वाले में 300 275 और 250 और 200 और 125 को जोड़ के 5 से भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा। तो सेम मैंने वही किया है, ये 300 275 250 200 और 125 को 5 से भाग देंगे, 1150/5 हो गया, ये 230 इसका 230 आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 230। 113 का आंसर 230 हो गया, ये हो गया 230 आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए दंड आरेख में सभी संगठनों में कार्यरत पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या का असंगत अनुपात क्या है। सभी संगठनों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात। तो महिलाएं तो आई गई हमारी 230, महिला तो हमने जोड़ ली, तो पुरुष और जोड़ लेंगे 250 225 325 125
और 275 और 150 पुरुष हो जो और जोड़ देंगे। महिलाओं का हमें पता ही है 230 है, तो पुरुष हमने जोड़ दिया। पुरुष हमारे ये आ गए, इनका औसत निकाल लिया। महिलाओं का 230 औसत है, पुरुषों का औसत निकाल लेंगे, ये 1225 हो गए। देखो जोड़ने का तरीका क्या है इनका, कैलकुलेटर का 300, 200, 500, 200, 700, 200, 900 और 1000 75 और 25 1100 हो गए और 1150 हो गए। तो इनको ऐसे जोड़ लेंगे। और ये जब पुरुषों को जोड़ेंगे तो 200, 200, 400, 300, 700, 200, 900 और 1000 और यहाँ पे 50 और 50 1100 हो गए और 75 और 25 1200 हो गए, ये 1225 हो गए। तो अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, मुजबानी जुड़ जाएंगे ये, इनको लिख के जोड़ने की जरूरत नहीं है। इतना मतलब कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा भयंकर नहीं है इसकी। 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 245 इसका आ गया। इसका 230 आ गया, इसका 245 आ गया। तो ये कह रहा है कि पुरुषों का और महिलाओं का अनुपात क्या होगा। तो मैंने उल्टा लिख दिया ये, सॉरी, तो यहाँ पे उल्टा लिख लिया, तो मैंने उल्टा ही निकाल दिया, महिला और पुरुष का निकाल दिया। तो 230 बटे 245 हो गया, तो 40 ये हो गया हमारा। 2 से हमने काटा ये 5 से, 5 चौक 20 और 5 चौक 30 और 5 चौक 20 और 5 45, 45 अनुपात 49, ये महिला अनुपात पुरुष हो गया और पुरुष अनुपात महिला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 49 अनुपात 40, यानी 49 अनुपात 40 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि उसने क्या पूछा है, पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात। तो पुरुष और महिलाओं की पूछा है तो क्या होगा, 49 अनुपात 40 हो जाएगा। दिए गए दंड आरेख में संगत संगठन में कामगारों की कुल संख्या को आधार मानते हुए यह निर्धारित करें कि किस संगठन में पुरुष और महिलाओं का प्रतिशतांतर सर्वाधिक है। ये क्या है, थोड़ा सा समय लेने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें दोनों का यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि प्रत्येक में ये देखना है कि भाई इन सभी में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इनमें अंतर 50 का है, ये 250 है, ये 300 है, ये 250 है, ये सॉरी ये 250 है, हाँ ये 250 है, ये 300 है। तो इनमें अंतर 50 का है, 50 बटे और टोटल इनका कितना हो गया 750। तो 50 बटे 700 करके 750 करके गुणा 100 इसका प्रतिशत निकालेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे, फिर ऐसे इसका निकालेंगे, ऐसे इसका, ऐसे इसका, सबका प्रतिशत निकालेंगे, फिर ये देखेंगे कि किसमें किसका अंतर प्रतिशत ज़्यादा है, वो आंसर होगा। तो ये सेम मैंने ऐसे किया, ये थोड़ा सा समय लेने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि समय कम लगे। तो ए का निकाल लिया हमने, 50 बटे 550 हो गया, क्योंकि 250 और 300 क्या हो गया 550 गुणा 100, ये हो गया हमारा 1/11 को कहेंगे 9 से 1/11% प्रतिशत आपने पढ़े होगा। बी में हो जाएगा 50 बटे 500 गुणा 100, ये 10% हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने फिर डी निकाल दिया, सी यहाँ पे आ गया गलती से, तो 75 बटे 475 गुणा 100, ये 20% हो गया, ये 13.04% हो गया। ई हो गया 11.19%। तो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, इसका डी का है 20%। तो डी इसका आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर डी है। तो 116 छोड़ देंगे, क्योंकि नहीं 116 क्यों छोड़ेंगे, करेंगे, ये तो इसी का क्वेश्चन है, 116 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, एक नाव अनुप्रवाह में 20 किलोमीटर एवं ऊर्ध्वप्रवाह में 30 किलोमीटर की दूरी कुल 2 घंटे 20 मिनट में करती है। तो हाँ ये रहा। तो 116 क्वेश्चन है ये, इसको 116 क्वेश्चन है ये है। एक नाव अनुप्रवाह 20 किलोमीटर और ऊर्ध्वप्रवाह में 30 विपरीत में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी को 2 घंटे 20 मिनट में तय करती है। एक समीकरण यहाँ से बन जाएगी। साथ ही एक नाव 10 किलोमीटर तो अनुप्रवाह में और ऊर्ध्वप्रवाह में 8 किलोमीटर, दूसरे समीकरण 49 मिनट में यहाँ से बन जाएगी। तो एक समीकरण 20 बटे यू प्लस वी को, ये मेरी धारा और नाव में जाकर देखो, बेसिक वहाँ पे जाके पढ़ना, वहाँ से आपको समझ आएगा। 20 बटे यू प्लस वी प्लस 30 बटे यू माइनस वी बराबर कितना हो गया, ये कितना है 2 घंटे 20 मिनट के घंटे बना लेंगे, 1/3 घंटे हो जाएंगे, यानी 3 दूनी 6 7/3 घंटे हो जाएंगे। यहाँ पे ये मैंने बताया हुआ अभी। यहाँ दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 बटे यू प्लस वी प्लस 8 बटे यू माइनस वी बराबर क्या है 49 बटे ये 49 बटे, क्योंकि 8 ये हो गया 49 मिनट हो गए, 49 मिनट को घंटे में बदलेंगे 60 से गुणा कर देंगे,
तो 60 से गुना कर देंगे तो 60 से भाग कर देंगे, 49/60 ये घंटे यहाँ पे बन जाएंगे इसके। तो ये मैं बताया भी हुआ है इस साइड में। तो ये 2 समीकरण बन गई। इनको एक दूसरे से हमें क्या करना है, हमें u और v का मान निकालना है। u और v का मान निकालने के लिए हमें इनको भाग दे देंगे। भाग देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम क्या होगा, u प्लस वी इंटू यू माइनस वी, ये भी u प्लस वी इंटू यू माइनस वी। तो देखो इसकी तो गुना u माइनस वी की तो इधर हो जाएगी और u प्लस वी की इधर हो जाएगी। इसी प्रकार u प्लस वी की इधर, u माइनस वी की इधर, u प्लस वी की इधर। और इससे नीचे वाले से ये नीचे वाला कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि क्या होता है, ऊपर ऊपर वाले की गुना ऊपर, नीचे ये होता है, बीच बीच वाला गुना ये होता है। तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये दोनों गुणा में है और ये दोनों गुणा में है। तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो इसकी गुणा में क्या है, u माइनस वी, तो ये हो जाएगा 20u और माइनस के 20v, और ये हो जाएगा 30u प्लस के 30v, बीच में प्लस है। और इसी प्रकार 10u माइनस के 10v यहाँ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8u प्लस के 8v, ये हो जाएगा इतने बटे इतने हो जाएगा। और जो इनके लघुत्तम में थे वे कटी गए, तो बराबर क्या हो जाएगा 7/3/49/60, वो भी हो जाएगा नीचे ऊपर वालों की बीच वालों की गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे इनको काट लेंगे 7 7 49 और 20 थे 60। तो ये हो जाएगा, ये क्या है 7 7 49, ऊपर से नीचे वाला कटा, ये इससे ये कट गया। तो ये हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, बीच वाला यहाँ नीचे जाएगा, 20/7 आ जाएगा, ये 20/7। तो इसका मान 20u हो गए, 30u ये हो गए, 20 30 50u हो गए, और माइनस के 20u हो गए, प्लस के 30v, माइनस के 20v ये हो गए, प्लस के 30v ये हो गए। तो ये प्लस के 10v बच गए। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप देखोगे कि 10 और 8 18 हो गए, और माइनस के 10 और प्लस के 8, माइनस के 2 बच गए, और 20/7 यहाँ पे आ गया। इसको सोल्व करेंगे, जैसे वर्ग गुणा हो जाएगी, 7 की गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे। तो ये 7 के 7 5 35 385 हो जाएगा, और 7 10 70 भी हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 18 दूनी 36 360u, और ये हो जाएगा 20 दूनी 40v। ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, इनको हम जो इसे ये ज़्यादा है ये कम है, तो कम को उठा के इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 10v बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये इधर प्लस का माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 40 70 110v हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 10u। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, v ऐसे ही रहेगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये v को हम जब इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा, u/v क्या हो जाएगा, 11/1 हो जाएगा। तो 11/1, देखो 11/1 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो इनका u प्लस v पूछा उसने। उस नाव की अनुप्रवाह चाल क्या है, अनुप्रवाह चाल, उस नाव की अनुप्रवाह चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो अनुप्रवाह चाल क्या होगी, अनुप्रवाह चाल होगी u प्लस के v। अनुप्रवाह में दोनों चालें जुड़ जाती है, तो u प्लस के v होगी। तो u प्लस के v होगी, तो u प्लस के v 11/12 है, जो 12 ऑप्शन में नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखें, लेकिन 11 अगर हम ऊपर नीचे दो की गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि 11 दूनी 22 और नीचे 2 आ जाएगा। तो 22 और 2 24 ऑप्शन में है। देखो यहाँ पे ये देखो, ये क्वेश्चन है 24 ऑप्शन में है, 11/12 ऑप्शन में नहीं है। तो अनुप्रवाह में चाल क्या होगी, उस नाव के अनुप्रवाह में चाल क्या होगी, तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाती है, यानी u प्लस के v होगी। u प्लस के v यानी u क्या आया है, u हमारा 11 आया है और v 1 आया है, तो 12 होनी चाहिए, लेकिन 12 नहीं है, तो 12 का दुगुना होगा, है 24 है, तो 24। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की गुणा करके इसने 24 दिया हुआ, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक बेलन के ये है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 150% की वृद्धि की जाती है, और इसकी ऊंचाई में 50% की इसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि की जाती है। इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखो त्रिज्या ये क्या होगी, त्रिज्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और जो इसका बेलन के का जो वक्र पृष्ठ होता है, क्षेत्रफल होता है,
ये सॉरी आयतन होता है, बेलन का आयतन पूछा ना, आयतन प्रतिशत, आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वो कह रहा है कि 150% को, 150% को कहेंगे 3/2 हम, 3/2 यानी उसकी पहले क्या थी, उसकी त्रिज्या 2 थी फिर 3 हो गई, सॉरी पहले 2 थी फिर पहले क्या थी उसकी 150% की वृद्धि हो गई, 2 थी फिर उसमें 3 बढ़ के 5 हो गई, क्योंकि क्या हुआ 150% बढ़ी यानी 3 बढ़ी तो फिर 5 हो गई। इसी प्रकार इसकी ऊंचाई में क्या हुआ 50% की वृद्धि, 50% को 1/2 कहेंगे, यानी पहले 2 थी फिर 50% यानी 1 बढ़ी यानी 3 हो गई, पहले 2 थी फिर 3 हो गई। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा पाई हो गई आर का मतलब 2 वर्ग स्क्वायर, 2 वर्ग 4 हो गई और ये 2 हो गई, तो 8 पाई हो गई। बाद में क्या हो गया, इसका आयतन, पहले आयतन ये था हो गया, दूसरा आयतन ये हो गया, इनमें अंतर कितना हो गया, इनमें अंतर हो गया 75 पाई, और मतलब 75 पाई में से 8 पाई जाके 67 का अंतर है। तो प्रतिशत वृद्धि पूछी है, तो 67 बटे वृद्धि किस पे हुई है 8 पे, 67 बटे 8 गुणा 100, तो इससे काट लेंगे, ये 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, और 25 की 67 में गुणा करेंगे 1675 को बटे 2, यानी इतने इसकी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। कहाँ गया ये क्वेश्चन, 119 18 119 118 हमने किया नहीं है, छोड़ दिया है, क्योंकि ये 118 का किसका है, 118 है ये ट्रिग्नोमेट्री का। 119 में देखोगे 108.37.5% हमने, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है सेम वही, ए बी एवं सी ने क्रम से 27,500 रुपये, इतने रुपए और इतने रुपए के निवेश में एक व्यापार आरंभ किया। ये एक कार्यकारी साझेदार है, वह कार्यकारी भत्ता के रूप में वार्षिक लाभ का 20% प्राप्त करता है एवं शेष लाभ को निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी द्वारा प्राप्त लाभांश इतने रुपए हो तो कुल वार्षिक लाभ क्या है। देखो ए बी सी हो गया, ए बी सी के जो साझेदार निवेश है वो कितना है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, तो इनका क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात 0 सारे 0 काट देंगे, मतलब क्या है, तीनों एक ही चीज से करनी चाहिए, इसमें भी 2 0 काट देंगे, इसमें भी 0 काट देंगे 2, तो फिर क्या करेंगे 25 से भाग देंगे, 25 कम 25, 25 कम 25, 25 कम 25 और 25 75, और 25 कम 25 और 25 पंजे 125, यहाँ से क्या हो जाएगा 11 13 15 अनुपात आ गया। जो निवेश का अनुपात है वही लाभ का अनुपात होना चाहिए, जो निवेश का अनुपात है वही लाभ का अनुपात होना चाहिए। तो ये क्या करता है, जो अपना लाभ है ये, क्योंकि नौकरी भी कर रहा है, कार्यकारी साझेदार यानी मैनेजर के रूप में वो नौकरी भी कर रहा है, तो नौकरी के पैसे अलग लेता है और जो उसका हिस्सा है वो अलग लेता है। तो वो क्या करता है, जो लाभ है उसको वो उसमें से पहले अपनी तनख्वाह निकाल लेता है, तो वो अपनी तनख्वाह निकाल लेता है। तनख्वाह कितनी 20%, 20% लेता है, 20% को कितना कहता है 1/5, 20% को 1/5 कहता है, यानी कुल लाभ 5 है, 5 लाभ में से एक लाभ उसने ले लिया, कुल लाभ कितना है 5, एक ले लिया, तो शेष लाभ कितना बच गया 4 लाभ उसका बच गया, तो 4 लाभ बच गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये कह रहा है कि वह शेष लाभ को निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो शेष लाभ को यानी उसने जो लाभ है इसे ही बाकी में वितरित कर लिया, जो अपनी तनख्वाह वह निकाल ली और जो शेष लाभ बच गया उसे इसमें वितरित कर लिया, तो शेष लाभ 4 बच गया। तो इसकी तो यहाँ पे इसको 4 को इनमें बांट देंगे, तो 15 13 5 और 3 8 1 9 और ये 39 हो गया, टोटल कितना हो गया 39, टोटल 39 हो गया। तो इसको 4 को हम तीनों में बांटेंगे तो 11/39 गुणा 4 हो जाएगा, और शेष लाभ क्योंकि 4 को ही बांटना हमें, तो 13/39 गुणा 4 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15/39 गुणा 4, तो इस 4 को हम तीनों में हमने बांट दिया, ये हिस्सा आ गया तीनों में इस 4 का। तो ये क्या है, ये माने हुए है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि सी द्वारा प्राप्त लाभांश इतना है, और हमारे हिसाब से सी द्वारा प्राप्त लाभांश कितना है, इतना है। तो रियल बटे इमेजिनरी, यानी रियल में 13,500 को जब हम 15 गुणा 4 बटे 39 से भाग करेंगे, 39 ऊपर चला जाएगा, 15 गुणा 4 नीचे रह जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा यहाँ पे
13 थी 39 और 5 थी 15, 3 से काट देंगे दोनों को, तो 5 से इसको काटेंगे 2700 बार कट जाएगा, और फिर 4 से इसको काटेंगे 675 बार कट जाएगा। तो ये 675 गुणा 13 इसका इतने यूनिट आ जाएगा। अब इस यूनिट की ये क्या पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो कुल वार्षिक लाभ क्या है। तो कुल वार्षिक लाभ कितना है, कुल वार्षिक लाभ जो है वो कितना है 5 हुआ था ना, कुछ कुल वार्षिक लाभ 5 हुआ था। तो इसकी इसमें गुणा कर देंगे, जो यूनिट की माने हुए में गुणा कर देंगे, तो यूनिट की माने हुए में गुणा की तो 43,875 क्या आ गया, कुल वार्षिक लाभ आ गया। तो ये इसका 43,875 इसका आंसर हो जाएगा, ये 43,875 इसका आंसर हो जाएगा। अगला ये आ गया, फिर ग्राफ आ गया। ग्राफ का ये क्वेश्चन है, ग्राफ का ये ग्राफ आ गया। फिर तो इसका इसमें है, देखो इस ग्राफ को समझने की जरूरत है, इस ग्राफ को समझने की जरूरत है। ये कह रहा है कि दिए गए आयत चित्र का अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा, ये कह रहा है कि देखो 0 से 15 में इधर क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, इधर है विद्यार्थियों के प्राप्तांक है। 0 से 15 जो अंक प्राप्त किए वे कितने किए, 8 विद्यार्थियों ने। 0 से 15 अंक प्राप्त किए 8 विद्यार्थियों ने। 15 से 30 अंक प्राप्त किए 14 विद्यार्थियों ने। 30 से 45 अंक प्राप्त किए 28 विद्यार्थियों ने। 45 से 60 अंक प्राप्त किए 30 विद्यार्थियों ने। और 60 से 75 अंक प्राप्त किए 25 ने। और 75 से 90 अंक प्राप्त किए 16 ने। तो इसमें न तो एग्जैक्ट हमें अंक मिले हैं और ना ही एग्जैक्ट हमें विद्यार्थी मिले हैं कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं या एक विद्यार्थी ने इतने अंक प्राप्त किए। एग्जैक्ट हमें कुछ नहीं मिला। इसमें क्या है कि हमें दोनों का एक लगभग दिया है कि भाई इतने विद्यार्थियों ने तो 0 से 15 के बीच में लिए है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो, इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं ये संचयी बारंबारता के क्वेश्चन होते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन है, दिए गए जब हमें एग्जैक्ट ना मिला हो तो ये संचयी बारंबारता के जो ग्राफ होता है ये होता है, इसकी जो सारणी होती है। तो दिए गए आयत चित्र में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 45 से कम अंक प्राप्त किए, कितने विद्यार्थियों ने 15 से कम अंक प्राप्त किए, 45 से कम अंक प्राप्त किए। तो देखो यहां पे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है कि देखो इनको जोड़ लेंगे भाई। हमें एग्जैक्ट विद्यार्थी नहीं पता लेकिन हमें उनकी बारंबारता का पता है। बारंबारता का मतलब कितनी बार है भाई। 0 से 15 में 8 है तो 8, 14, 28, 30 और 35 और 16 हम इनको सबको जोड़ लेंगे। ये इनकी क्या है, बारंबारता, यानी ये सारे विद्यार्थियों की बारंबारता है। तो ये इनको जोड़ लिया, ये 28 आ गई, ठीक है, 128 आ गई इनको जोड़ने के बाद। 45 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कितने हैं, 45 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, देखो 8 तो ये हो गए, 14 ये हो गए, 28 ये हो गए। तो यहाँ 8 से कम प्राप्त करने वाले ये 3 हैं। तो 28, 14 और 8 इन तीनों को जोड़ देंगे। तो इन तीनों को जोड़ के क्या करेंगे, अंतर कितना, देखो ये है 50 और ये है टोटल 128 है। जो 45 से कम प्राप्त करने वाले हैं वो तो 50 है और जो बारंबारता है उनकी, और जो टोटल की बारंबारता 128 है। तो टोटल की मतलब इतने 128 का 50 कर देंगे परसेंट, 128 का 50%। तो 50/128 गुणा 100। तो इस प्रकार इसका आंसर है 25 दूनी 50 और 2 से ये काट देंगे और 16 ये हो जाएगा, मतलब 25 दूनी 50 और 32 नहीं, पहले हमने क्या किया 4 से काटा, 25 चौका 100 और 32 चौका 128। अच्छा, फिर 2 से 16 बार इसको काटा और 2 से 25 बार इसको काटा। तो 25/625/16 आ गया, 39.06% आ गया या 39.1%। तो इसका तो आ गया 39.1%। अगला क्वेश्चन है, मतलब औसत जब हमें क्या करना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 45 से कम अंक प्राप्त किए, तो इसे निकालने के लिए कुल बारंबारता में से 45 से कम प्राप्त करने वाले की बारंबारता करके तो कुल का
इतना % निकाल देंगे तो प्रतिशत यहाँ पे निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, दिए गए आयत चित्र में किस वर्ग अंतराल में माध्यिका अंक है? माध्यिका अंक है, देखो माध्यिका निकालने का सूत्र ये होता है, वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 15 8 है, 15 से 30 14, 30 से 45 28 है, 45 से 60 30 है, 60 से 75 32 है और 75 से 90 16 है, जो कि उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, अब देखो इसे तो ये जो है ना, हम क्या करते हैं, ये इसको बारंबारता बोलते हैं, जो ये स्टूडेंट उसने दिया है ये उनको बोलते हैं बारंबारता, इसको एफ से डिफाइन करते हैं, इसको बारंबारता बोलते हैं और इसको एफ से डिफाइन करते हैं। अब संचय बारंबारता क्या होती है? संचय बारंबारता होती है इनका योग, संचय बारंबारता होती है इनका योग। अगर हम 0 से 15 की संचय बारंबारता 8 हो जाएगी, 15 से 30 की हो जाएगी 8 और 14 22 हो जाएगी संचय बारंबारता। और 30 से 45 की पूछे तो 30 से 45 की संचय बारंबारता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, जैसे पहले जोड़ा था हमने। जैसे 45 पूछा था तो हमें तीनों को जोड़ना पड़ा था। यानी संचय बारंबारता का मतलब है जो जहां तक भी पूछेगा उससे पहले वालों को सभी को जोड़ना है। तो हमने टोटल की संचय बारंबारता निकाली, यानी 90 तक की संचय बारंबारता निकाली, तो ये टोटल जोड़े, ये 14 8 28 30 32 16 यानी 128 हो गई, जो पहले भी आई थी। तो इनकी 75 से 90 की कितनी हो गई, 128 संचय बारंबारता हो गई। तो माध्यिका निकालने का सूत्र होता है, माध्यिका निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ बटे 2, यानी सिग्मा एफ मतलब इसकी एफ की, सिग्मा का मतलब हो गया होता है योग, यानी सम करना, एफ का सभी, सिग्मा मतलब एफ का जोड़, ठीक है, यानी संचय एफ, ये संचय बारंबारता बटे 2। तो संचय बारंबारता कितनी आई है, 28 बटे 2 हो जाएगा, यानी 64। और 64 के किसके बीच में है, 45 के और 60 के बीच में है, 45 के और 60 के बीच में है 64, ये 64 तो 60 से 75 के बीच में है ना यार, 60 से 75 के बीच में आना चाहिए। आंसर क्या है इसका, 45 से 60 से 75 के बीच में होना चाहिए ना। साठ से 75 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, किस वर्ग अंतराल में माध्यिका होगा, देखो यहाँ पे क्या है, 64 है, 64 देखो ये 64 का है, ये 80 से छोटा है, 50 से ज्यादा है, 80 से छोटा है। तो संचय बारंबारता किसके बीच में है, 80 से छोटा है, तो 80 से छोटा है तो 45 से 60 के बीच में जाएगा। 80 से छोटा है का वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल क्या है इसका, 45 से 60 है। तो 64 आई है इसकी माध्यिका जो 64 है वो किसके है, 64 है 80 से कम और 50 से ज्यादा, तो इन दोनों के बीच में है, तो ये क्या है, 45 से 60 के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आयत चित्र में विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक क्या है, औसत प्राप्तांक क्या है। तो देखो औसत प्राप्तांक हमें जब पता चलेगा, या तो हमें कुल विद्यार्थी, भाई कुल विद्यार्थियों का अंक पता हो और विद्यार्थियों की संख्या पता हो, लेकिन पता नहीं है तो ये बारंबारता में से निकालेंगे इसको भी। जैसे इसमें क्या होता है, औसत प्राप्ति का क्या होता है, औसत प्राप्ति का सूत्र होता है ये एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स और ये सिग्मा एफ एक्स इंटू बटे सिग्मा एफ। तो ये एफ एक्स कहाँ से आया, एक्स होता है, देखो एक्स होता है यहाँ, एक्स होता है मध्यमान। जैसे ये 0 और 15 को हम जोड़ेंगे, 0 और 15 का बीच का क्या होगा, 0 और 15 और 0 को जोड़ेंगे तो 15 का आधा, 15 का आधा आ जाएगा 7.5। इसी प्रकार 15 और 30 को जोड़ेंगे तो ये 45 का आधा 22.5।
तो इसी प्रकार इनको ये मध्यमान बोलते हैं, इसको x बोलते हैं। तो इनको जोड़ के ये मध्यमान x आ जाएगा, इनको सभी को जोड़ के इनका मध्यमान निकालेंगे। बारंबारता ये दी हुई है हमें विद्यार्थियों की बारंबारता क्वेश्चन में। और अब f की और x की गुणा कर देंगे, तो इनकी गुणा करके 75 7.5 के 8 में गुणा करोगे तो 8 पंजे 40 और 8 से तो 56 और 4 60, तो 60 आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, इसकी इसमें गुणा होकर ये आ जाएगा, इसकी इसमें गुणा होकर ये आ जाएगा, इसकी इसमें गुणा होकर ये आ जाएगा, इसकी इसमें गुणा होकर ये आ जाएगा। तो हमें सबकी गुणा करने की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों करते हैं हमें सबकी गुणा, मत करो। सब हमें क्या करना है, देखो इन सब सिग्मा एफ निकालना है हमें। सिग्मा एफ हमें इनका क्योंकि पहले निकाल चुके 128 है, पता है, ठीक है, इनका सिग्मा एफ हमें पता है 128 है। हम इसकी लास्ट वाले की गुणा कर लेंगे, ये लास्ट वाला ये क्योंकि हमें तो क्या करना है एफ एक्स निकालना है, तो इसका 128 हो गया, हो ही जाएगा टोटल। तो इसका एफ क्या आ जाएगा, लास्ट का 128 आ जाएगा, ये 82.5 आ गया। तो इनकी गुणा करके हमें क्या करेंगे, सिग्मा एफ 128 आ गया और 16 की और इसकी गुणा करके क्या आ गया, ये आ गया। तो हमें क्या करना है भाई, एफ एक्स की एफ हमारा 16 है और ये है, तो 16 एफ एक्स हमारा ये आ गया और सिग्मा एफ हमारा 128 हमें पता ही है, तो इसके बटे 128 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50.625 बराबर जो तीसरा एक ही अंक तक निकालना है। तो क्योंकि एक ही अंक तक उसने दिया हुआ भी है कि एक ही अंक तक निकाले, दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध, तो एक ही अंक तक निकालना है। तो एक अंक पे क्या है, ये दूसरा अंक कितना है, 2 है, 5 से छोटा है। अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो एक आगे जोड़ देते, 2 है तो 6 का 6 रहा, 50.6 आ जाएगा। तो 50.6 का आंसर आ जाएगा बच्चों। तो आशा करता हूँ समझ आई होगी। मध्यमान कैसे निकालते हैं, जो वर्गांतराल दिया है उन्हें दोनों को जोड़ के उनका आधा करके मध्यमान ये x होता है। बारंबारता हमें मिली हुई है और इसे f से डिफाइन करते हैं बारंबारता को। एफ एक्स की मतलब इनके बीच में ये जो बिंदु है गुणा का निशान है, यानी दोनों की गुणा करके ये निकल जाता है। और सिग्मा एफ एक्स का मतलब है इन सभी का योग करना है। सॉरी मैं पहले गलत बता गया कि हमें यही चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए। सिग्मा एफ एक्स का मतलब इन सभी का योग। देखो जब इनको जोड़ेंगे 5 और 5 10, 5 और 5 10, 6 2 8 7 15 5 20 और 1 21 और 6 27 और 1 28, ठीक है। तो ये जो है सिग्मा एफ एक्स का मतलब है इन सभी का योग है 6480, और ये 128 जो है इन सभी का योग है। तो हमें इसीलिए ही सभी में ही गुणा करके वो, सॉरी मैं पहले गलत बता गया कि इससे काम चल जाएगा, नहीं खाली इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना। सिग्मा का मतलब सभी का योग, इसका भी मतलब सभी का योग, इन सभी का योग और इन सभी का योग, इन सभी के योग को यानी सिग्मा एफ एक्स को सिग्मा एफ से भाग देंगे, तब इनको औसत प्राप्तांक हम निकालेंगे। औसत प्राप्तांक ऐसे निकलता है, ठीक है। तो फिर बता दो मध्यमान के लिए क्या करेंगे। मध्यमान के लिए जो हमें दिया उनको जोड़ के आधा कर देंगे, इसे x से डिफाइन करते हैं। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका जो संचय बारंबारता, ये संचय सॉरी हाँ ये क्या होती है, संचय बारंबारता। जो संचय बारंबारता होती है उसका आधा होता है, संचय बारंबारता का आधा होता है माध्यिका वर्ग। और जो ये मध्यमान होता है, माध्यिका और मध्यमान में अंतर समझो, ये संचय बारंबारता बटे आधा होता है, ये जो हमें वर्ग अंतराल दिया है उसका आधा होता है मध्यमान। माध्यिका संचय बारंबारता का आधा होता है, मध्यमान वर्ग अंतराल का आधा होता है। और मध्यमान को x से डिफाइन करते हैं, संचय बारंबारता को क्या f से डिफाइन करते हैं। और संचय बारंबारता का मतलब है, संचय बारंबारता का मतलब है कि सभी बारंबारताओं का योग। संचय बारंबारता मतलब सभी बारंबारताओं का योग। संचय बारंबारता किसे कहते हैं, सभी बारंबारताओं का योग। ये सारी बारंबारता है, ये क्या है, ये सारी बारंबारता जिसे f से डिफाइन करते हैं। और जब इनका सबका योग हो जाएगा वो संचय बारंबारता हो जाएगी, जो कि हमने पीछे बता चुके हैं। ये सारी क्या है, जब इनका योग किया तो ये संचय बारंबारता होगी। तो x ये हो गया, f ये हो गया, ये एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा इन सब का योग सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ करोगे तो इनका औसत निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे। 124 क्वेश्चन करते हैं। 124वां क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये।
6.75 गुना 6.75 गुना 6.75 माइनस के 4.25 गुना 4.25 गुना 4.25 बटे 67.5 गुना 67.5, देखो वो बट प्लस 42.5 गुना 42.5 जमा 67.5 गुना 42.5, ये है। इसमें आप देखोगे कि है तो सारे 675 ऊपर और ये 3 3 2 2 1 1, जो स्ट्रक्चर बनना है वो तो ए प्लस बी वाला बनना है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें इसमें कितना अंक पे है, इसमें 2 अंक पे है और यहाँ पे नीचे 1 ही अंक पे है। तो हमें इस पे 1 अंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे देखो 2 अंक से 1 अंक, जब हमें 2 अंक से 1 अंक करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, नीचे 10 की गुना भाग देना पड़ेगा। 2 अंक से 1 अंक करने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा। तो 10 से भाग देने का मतलब है कि 10 से भाग दिया 1 में और 3 में 10 गुना 1000 से भाग हो जाएगा। इसमें भी 1000 से भाग होगा तो ये 67.5 गुना 67.5 गुना 67.5 यानी बटे 10 बटे 10 बटे 10 1000 हो जाएगा। इसमें भी ऐसे 1000 हो जाएगा। तो यानी 1/1000 को कॉमन लेंगे तो आप देखोगे कि इसका मान कितना हो जाएगा, फिर इसका मान हो जाएगा ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, ए माइनस बी हो जाएगा और बटे वो 1000 नीचे चला जाएगा। तो ये 25 बटे 1000 यानी इसका आंसर होगा 0.25। दशमलव का ध्यान देना बहुत जरूरी है, इस पे दशमलव का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बावजूद भी उसे x% का लाभ होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य व अंकित मूल्य पर 460 रुपये तथा 736 रुपये हो तो x का मान क्या होगा। देखो मैंने बताया था कि अंकित मूल्य के बाद में विक्रय मूल्य होता है। अंकित मूल्य से जो छूट मिलती है तो वो विक्रय मूल्य निकल के आता है। मेरी बेसिक में पढ़ोगे देखोगे जाकर वीडियो, वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो छूट कितने की है, 25% की। 25% को 1/4 यानी कोई 4 रुपये की चीज थी, उस पर 25% यानी 1 की छूट दी तो 3 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। अंकित मूल्य क्या थी, 4 रुपये था, वो 25% यानी 1 की छूट दी, 3 उसका विक्रय मूल्य हो गया। हमारे पास लाभ प्रतिशत कितना है, x%। x% को क्या कहते हैं, लाभ है। x% का मतलब है 100 से x ऊपर, तो परसेंट मतलब बटे 100। तो क्या है x% मतलब x%। तो जब हमारा परसेंटेज और विक्रय मूल्य हो तो हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। इसके 100 + x बटे 100 के उल्टे से गुणा करके विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए इसकी उल्टे की गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 गुना 100 बटे 100 + x हो जाएगा। ये हो गया क्रय मूल्य। वो कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य व अंकित मूल्य क्रम से इतने और इतने हो, क्रय मूल्य कितना हो, क्रय मूल्य ये कह रहा है क्रय मूल्य इतना हो और अंकित मूल्य इतना हो। तो क्रय मूल्य हमारे हिसाब से ये है और उसके हिसाब से 700, अच्छा सॉरी अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य उसके हिसाब से 736 और हमारे हिसाब से अंकित मूल्य है 4। हो तो इससे भी ज़्यादा, लेकिन x क्यों x के झंझट में बढ़े जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। तो उसके हिसाब से अंकित मूल्य इतना है और हमारे हिसाब से 4 है। तो रियल बटे इमेजिनरी कर देंगे। 184 यूनिट आ गए। 184 की इसमें क्रय मूल्य में इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रय मूल्य आ जाएगा। जब 184 की इसमें गुणा करेंगे तो क्या होना चाहिए, वो 460 होना चाहिए। 184 की इसमें गुणा करके कितना आना चाहिए, 460 के बराबर होना चाहिए वो। तो यहाँ से क्या होगा, इसको हल करेंगे, इसको ये इधर गुणा में चला जाएगा, ये भाग में इधर गुणा में चला जाएगा और इनकी ये गुणा रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 46 से 84 4 बार 84 कट जाएगा। 46 से 4 बार 84 कट जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 धाम 120 और ये इधर ये तो खत्म ही हो गया। ये 100 प्लस में है और इधर आके माइनस हो जाएगा। 120 में से 100 जाके 20% इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। 20% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि 26वां हमने छोड़ दिया, यदि उनका मैसा इतना हो तो उन दो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो मैंने बताया था कि मेरे बेसिक में जाके देखोगे इसके संख्या पत्ती उसमें लैसा मैसा में, तो मैसा हमेशा प्रत्येक जो इनका हम लैसा और मैसा निकालते हैं उनके गुणनखंड में मैसा हमेशा रहता है क्योंकि ये भिन्निष्ठ होता है। तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 × 5 = 55 प्लस 11 24 गुणा 11, तो इनका
योग कर देंगे, जो योग होगा वो 384 हो जाएगा। ये 101 को उसमें क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये आप देखोगे 125 का आंसर कितना है, 125 का आंसर है हमारा 20%, जो कि अभी निकाला। और ये हो गया 26वां हमने छोड़ दिया क्योंकि ये तो ज्यामिति का है। और 127वां हमने देखा 384 इसका आंसर है, 384। 128 पे पहुंचते हैं अब। 128वां क्वेश्चन है ये, जैसे कि आप देख भी सकते हो, ये है, इसको मैंने यहाँ पे मोटे अंकों में लिख दिया है। तो ये है हमारा सरलीकरण का। तो सरलीकरण को इसको बोडोमास से पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला बीच वाला, यानी फिर बड़ा। पहले छोटा खोलेंगे, फिर मझला खोलेंगे, फिर बड़ा खोलेंगे। अब इनको खोलने के लिए जो हम डिग्री के लिए जैसे पढ़ते हैं, तो बार बार सारी को ना लिखना पड़े, तो छोटे के आगे जो उनसे खोलना है, छोटे के आगे खींच लो, मझले के आगे खींच लो और बड़े के आगे खींच लो। अब क्या करेंगे, पहले इस पोर्शन को सोल्व करेंगे। इनका लघुत्तम उत्तम 30 हो गया, इनका लघुत्तम उत्तम 30 हो गया। तो 30 हो गया तो 30 हो गया तो 5 अंक 30, 36 18, और 10 तिया 30, और 1 तिया 3, और 15 दूनी 30, 2 चौक 8। तो 18 और 3 18 और 3 21 में से 8 जाके ये 13 बच गए, या फिर ये मान लो 10 18 में से 8 जाके 10 बच गए, 10 और 3 13 बच गए, 13/30 बच गए। ये 13/30 बच गए, यानी इस इतने का मान क्या आ गया, 13/30 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, माइनस। तो यहाँ पे आप दूसरे वाले पे आ जाएंगे, इसका मान हमने रख दिया 5/6 माइनस 13/30। तो अच्छा, अब क्या करेंगे, 30 को इसका लघुत्तम आ जाएगा। तो अब 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, 25 आ गया। 30 कम 30, 1 13 13, 25 में 13 जाके 12/30 आ गया। यानी यहाँ तक कि इसका जो मान आ गया वो 12/30 आ गया। अब इसके 12/30 क्या आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो अब क्या है, 3 से 1/2 में से 12/30 घटा देंगे। तो 3 दूनी 6, 1 7/2 में से 12/30 घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 30 लघुत्तम आ जाएगा 15, 15 से 105, और 30 कम 30 1 12 आ जाएगा, और 105 में से 12 जाएगा 93/30 बच जाएगा। तो 93/30 बच जाएगा। ये इसका यहाँ तक की मान कितना आ गया, सारा का 93/30 आ गया। अब इसके आगे क्या है, माइनस है, तो इसके आगे भी माइनस, यानी इसमें से इसको 93/30 को घटा देंगे। 5 में 25 26/5 में से 93/30 घटा देंगे। तो 30 इसका लघुत्तम आ गया, 5 30, 26 का 156 होता है, और 30 कम 30, 93 कम 93 हो गया। तो इसको सोल्व कर लेंगे, इसमें 63 बच गया। 63 को जब 30 से काटेंगे तो 21 63, 10 30 हो गया, 21/10 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार इसको लाइन खींच के ऐसे तीनों, क्योंकि छोटा ब्रैकेट मझला और बड़ा अलग अलग खोलना है, तो हम 3 लाइन खींच लेंगे। आपको बार बार अलग अलग चीजें नहीं लिखनी पड़ेगी, ये जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो क्या आ गया, 21/10 आंसर आ गया, 21/10 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी की कार्यक्षमता 2:5:7 है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन यहाँ भी है, ए बी एवं सी के कार्यक्षमता क्रम से 2:5:7 है। तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, कार्यक्षमता क्या 2:5:7 है, 2:5:7 है। तो और टोटल का, अच्छा 2:5:7 है, तो ए बी की कार्यक्षमता कितनी है, 2:5:7 है। अच्छा जी, और 2:5:7 ये कब आएगा, ये आएगा जब इनका लघुत्तम, जब 2:5:7 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 7 5 35 दूनी 70, 70 आ जाएगा। तो 70 आ जाएगा। देखो कार्यक्षमता, जैसे अगर आप मेरे समय कार्य को उसमें जाओगे तो 2:5:7, यानी ये एक दिन में 2 काम करता है, ये बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 7 काम करता है। तो ये स्ट्रक्चर हमें बना मिल गया, और इनका लघुत्तम कितना हो गया 70। तो 2 + 5 + 7, ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि ये इसने अब की बार 1 पॉइंट आगे का हमें दे दिया। ये क्या कर दिया उसने, 1 पॉइंट आगे का हमें दे दिया, जो हमें निकालना पड़ता था। अब हमें निकालने की जरूरत है नहीं, उसने डायरेक्ट हमें ये दिया है। अब हमें निकालना है कि ए बी सी जो है इस 70 काम को कुल कितने दिनों में खत्म करता है। अब देखो काम कितना है 70, एक दिन में करता है 2 काम, तो 70 काम कितने में 35 दिन में। तो ए 35 दिन में करेगा, बी 14 दिन में, 14 × 5 = 70, और सी 10 दिन में 10 × 7 = 70। तो पहले तो क्वेश्चन में वो हमें ये देता था
यह हमें निकालना पड़ता था। अब की बार उसने क्या किया है, हमें डायरेक्ट यही दे दिया उसने, तो इससे हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 7 और 5 12 2 14 14/70 कार्य 14/70 कार्य करेंगे एक दिन में, या 70/14 दिन में, या 14 5 दिन लगेंगे। तीनों मिलकर अगर इस काम को करें तो 5 दिन में कर देंगे, तीनों मिलकर 5 दिन में कर देंगे। और वो कह रहा है कि तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। हमारे हिसाब से 5 दिनों में कर रहे हैं और उसके हिसाब से 10 दिनों में कर रहे हैं। तो रियल बटे इमेजिनरी 5 दूनी 10, 2 यूनिट आ गया। 2 यूनिट के हम 2 यूनिट की क्या करेंगे, हम इस टोटल काम में गुणा कर लेंगे। जो हमने माना हुआ है 70 माना हुआ है ना, तो इसमें गुणा कर लेंगे। 70 दूनी 140 कार्य होगा टोटल। इसका मतलब जो रियल है वो 140 काम है रियल में। टोटल कार्य कितना है 140, वो तो हमने माना हुआ था। अच्छा 140 काम है। अब वो कह रहा है ये अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा तो इसका 30% भाग कितना हो जाएगा, 30/100 यानी 42 कार्य हो जाएगा। इसका 42 कार्य हो जाएगा ना, 30%। अब ए द्वारा क्या लिया गया समय क्या होगा, अब ए एक दिन में एक ही कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है 2, और कार्य कितना हो गया 42। तो भाई 2 तो उसने दिया हुआ ही है, हमने टोटल कार्य तो माना था। ठीक है, तो 2 तो उसने दिया हुआ ही है। तो एक दिन में 2 कार्य करता है और टोटल कार्य कितना 42, तो 42/2 यानी 21 दिन उसको लग जाएंगे। तो इस प्रकार हम इस सवाल को हम कर लेंगे, 21 दिन इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 53 विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए, 48% विद्यार्थी गणित में असफल हुए और 40% दोनों विषयों में असफल हुए। तो क्या करना है, ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए। तो ये क्वेश्चन है। ये साइंस का हो गया। उसने 2 चीज बोली है। उसने बोला है क्या बोला है, उसने बोला है कि 53% विद्यार्थी विज्ञान में यानी साइंस में और 48% विद्यार्थी गणित में असफल हुए। क्या हुए, असफल हुए। ठीक है, अच्छा तो और 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए, 40% दोनों विषयों में। अच्छा जी, यानी एक हमारे पास विज्ञान का ग्रुप है, एक गणित का ग्रुप है। तो हमने इससे ग्रुप से निकाल लिया। ये रीजनिंग में भी होता है क्वेश्चन। हमने साइंस का 53 निकाल लिया और मैथ का 48 निकाल लिया, और बीच में इनके जो घनिष्ठ है वो 40 के 40 दोनों में थे। तो ये 53 बना कैसे, 40 तो ये 13 इसमें जुड़ा होगा, 48 बना कैसे, 40 तो इसमें ये है ही घनिष्ठ, तो 8 और जुड़ा होगा, 48 हो गया। अब देखो 40 दोनों में काउंट हो गया, 40 इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। तो ये क्या कह रहा है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। तो 53 में हम सिर्फ 8 जोड़ेंगे, या तो 53 में 8 जोड़ लो, या तो 53 में 8 जोड़ लो, या फिर 48 में 13 जोड़ लो। दोनों एक साथ ही बैठेंगे, क्योंकि 40 को एक बार ही काउंट करना है भाई। 40 अगर 53 में आ गया तो इधर से 8 ही लो बस, और 40 में अगर 48 में आ गए तो इधर से 13 ही लो बस। तो हम 40 को एक ही बार तो जोड़ सकते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितना हो जाएंगे, 53 + 8 61 हो जाएंगे। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, ये तो थे अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण हो जाएंगे 100 में से 61 निकाल दे 39%। तो एक लाइन का क्वेश्चन था ही। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 नली ए एवं बी किसी खाली टंकी को क्रम से 10 घंटे एवं 16 घंटे में देखो इसका आ गया 39% आ गया। अब ये 2 नल ए बी, तो सेम ये क्वेश्चन है। 2 नल ए बी किसी खाली टंकी को 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक नल बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। सबसे पहले नल ए को खोला जाता है, कितने घंटों में खाली टंकी भर जाएगी, ए 10 घंटे, बी 16 घंटे। ठीक है, अच्छा जी। अब दोनों का लघुत्तम आ गया 80, 10 8 80 और 16 5 80, यानी ये 1 घंटे में 8 भरते हैं और ये बी जो है 1 घंटे में 5 भरता है। ठीक है, अब दोनों का 2 घंटे का काम कितना हो गया, 8 और 5 13 कार्य। दोनों 2 घंटे में कितना काम करते हैं, 13 काम करते हैं। 2 घंटे में 13 काम करते हैं। अब देखो 2 घंटे का 13 है, तो 13 से जब इसको भाग देंगे, 13 छिका 78, 13 छिका 78, तो शेष कितना बच गया, 2 काम शेष बच गया।
तो जब वे जोड़े सहित आ रहे हैं तो जोड़े सहित आएंगे, हमने जोड़े से निकाल लिया तो एक जोड़ा कहाँ खत्म हो गया, पहले दिन या दूसरे दिन, 2 दिन का जोड़ा हो गया ये। तो 2 दिन में कितना काम करता है, 13। तो 2 दिन उन्होंने 13 × 78, यानी वे 2 घंटों में 13 काम करते हैं, यानी 13 × 78, यानी ये 6, 13 × 78 6 हो गया। तो शेष बच गया 2 कार्य शेष बच गया। अब नंबर किसका है, नंबर है पहले वाले का, ठीक है, क्योंकि जोड़ा पूरा हो गया, पहले वाले का नंबर है। अब पहले वाला एक घंटे में तो करता है 8 कार्य, और 2 कार्य कितने में करेगा, 2/8 कार्य, 2/8 घंटे में। भाई 8 काम तो कर रहा है 1 घंटे में, 2 काम करेगा 2/8 घंटे में, ठीक है। तो 1/4 घंटे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक काम, सॉरी 1 घंटे में तो कर रहा, सॉरी देखो ये तो काम है ना, 1 घंटे में तो कर रहा है 8 काम कर रहा है 1 घंटे में, तो 2 काम करेगा कितने घंटे में, क्योंकि ये भी काम है ना भाई। ए जो है ए का चूंकि 8 कार्य तो कर रहा है 1 घंटे में, इसलिए 2 कार्य करेगा कितने में, तो 8 बटा ये हो जाएंगे 2/8 हो जाएगा ना, 1/4 घंटे आ जाएगा, ठीक है, 1/4 घंटे में, तो 1/4 घंटे में आ जाएगा। अब कुल समय कितना हो गया, कुल समय हो गया, देखो 2 घंटे में 13 काम कर रहे थे, तो 2 घंटे का काम था, तो 13 से भाग दिया, 13 × 78 6 आया है, तो 6 बार मारने चली, तो 6 का मतलब ये 6 दूनी 12 घंटे, तो ये हो गए 6 दूनी 12, क्योंकि ये 2 घंटे का था, 6 दूनी 12 और 1/4 काम ये हो गया, वो 1/4 घंटे, सॉरी ये हो गए 12, और 12 से 1/4 घंटे लग जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं, 3 क्रमिक छूटो इतने का क्या समतुल्य। देखो इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो मेरे बेसिक की वीडियो देखें, वहीं से आपको अच्छे से समझ आएगा, पहले वहां से समझो फिर ये समझ आएगा। 3 क्रमिक जो छूटो इतने का समतुल्य, ये मेरे बेसिक में जाकर देखो, वहाँ पे साधारण ब्याज वाले में वहाँ आपको स्पष्ट दिखाई देगा। मैंने बताया था कि अगर ये 3 छूट दिया है तो नीचे 200 लिखो, अगर 4 छूट दी होती तो नीचे 300 लिखते, 5 देते तो 400 लिखते, यानी 1 कम 100 लिखना है नीचे। और 100 में से 20 जाके 80, 100 में से 10 जाके 90, और 100 में से 8 जाके 92, 100 माइनस के ये इसका स्ट्रक्चर बनता है, सूत्र बनता है ऐसे। तो इसका इनको काट पीट लेंगे, 2 बच गए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इनको भाग दोगे तो ये 66.24 आया, 100 में से इसको घटाओगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12,000 रुपए की धनराशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 माह के लिए निवेशित किया जाता है। 15 माह के उपरांत प्रतिशत लाभ क्या है। अच्छा देखो, किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। पी हमारा ये हो गया, आर हमारा 10% हो गया, और समय हो गया 15 माह, यानी इसके माह के हम, क्योंकि ये प्रतिवर्ष में है तो इसका वर्ष बना लेंगे, 12 से भाग देंगे 5/4 वर्ष हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, अर्धवार्षिक का मतलब है कि समय का दुगुना और दर का आधा। तो समय का हमने दुगुना कर दिया, 5/2 हो जाएगा, और समय का आधा हो जाएगा 10/2, यानी 5% प्रतिवर्ष। अब 5% को कहेंगे 1/20, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, बढ़ता है हमेशा। 5% को 1/20 बढ़ने पे क्या होगा, 21/20 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 2 वर्षों के लिए। अब ये बच गया आधा, आधे के लिए क्या करेंगे, 1/20 का भी आधा कर देंगे। 1/20 का आधा क्या होता है, 1/40 हो जाएगा। 1/20 का आधा क्या हो जाएगा, 1/40। तो 2 बार तो लिखेंगे 21/20, और 1 बार लिख देंगे 41, क्योंकि बढ़ेगा तो 41/40 हो जाएगा ये। तो बढ़ेगा तो 41/40 हो जाएगा, तो 2 बार 21/20 लिख देंगे, और 1 बार 41/40 आधे का। तो ये 12,000 पी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्योंकि सूत्र क्या है बच्चों, सूत्र है इसका ये है P1 + R/100 की होल पावर n। ये है चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है। अच्छा, इसमें से अगर हम इसमें से क्या P निकाल दे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज अब बना है, चक्रवृद्धि ब्याज अब बना है। अब इसका मतलब है हम 100 + वो इतना करने के बजाय जो हमें आर दी है, जो ये सेम वही है। अगर मैं यहाँ पे 10% इसका, ये 5% उसने ये बताया है, दर कितनी रह गई हमारी, 5%। 5% को बोला है, तो सेम यही हम क्या करेंगे, यहाँ पे P1 + 5/100 करेंगे, और फिर इसकी घात
ये क्या 2 1 होगी, फिर जो सही वाली है उसको अलग लेंगे, तो 20 और 20 कम 20 और 21, सेम वही चीज़ जो यहाँ पे होगी मैंने यहाँ पे कर दी। 5% को कहेंगे हम 1/20, और क्योंकि बढ़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा बढ़ता ही है, घटता तो है नहीं, तो 21/20 हो जाएगा। जैसे अधिक में क्या 21/20 हो जाएगा। 2 यहाँ पे क्या 2 है तो 2 बार गुणा हो जाएगी इसकी। अब आधा बच गया, आधे में क्या किया, आधे में करेंगे, ये क्या है 5% को हमने कितना कहा था 1/20, तो इसका आधा कर देंगे 1/40 हो गया। और 40 क्योंकि बढ़ेगा तो 41/40, तो 2 बार गुणा 21/20 की कर देंगे और 1 बार गुणा कर देंगे 41/40 की। तो सेम वही प्रोसीजर है जो इसमें, मतलब आप देखोगे कि इसके बेसिक में जाके जो हम सही वाली को अगर हमें समय मिला है उसमें करते हैं, वो सेम प्रोसीजर हमें सिर्फ याद नहीं रखना पड़ता कुछ भी, ये हम बिना याद रखे उसमें थोड़ा सा याद रखनी पड़ती है चीज़ें। तो इससे मैंने ये कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने यही चक्रवृद्धि मिश्रण का सूत्र लगाया, फिर माइनस के उसमें से साधारण ये इसमें मूलधन घटा दिया। तो यहाँ से 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, और यहाँ पे 4 थी 12 3 से ये काट दिया। अब इन सब की गुणा 3 में कर दी। देखो इन सब की गुणा, सबसे बड़ा काम इसमें इनकी गुणा ही करना है, सब और कुछ नहीं है। चक्रवृद्धि का जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके गुणा करना ही सबसे बड़ा काम है, उसको सोल्व करना। तो इसमें सीधा करेंगे हम, क्या करेंगे 21/441 की 41 थी, 3 कम 3 3 चौक 12, 123 में गुणा कर देंगे। 441 की 123 में गुणा करके बटे 4 कर देंगे। अब इसको गुणा करने का तरीका क्या होगा, गुणा करने का कोई तरीका नहीं है, जल्दी से लिखो और गुणा कर दो। ठीक है, ऐसे लिखो और गुणा कर दो, और गुणा करके इनको इन दोनों की गुणा करके ये आ गया, इसके बटे 4 माइनस के ये आ गया, इस 4 से इसको काटा ये आ गया, इसमें से 12,000 घटाओ डायरेक्ट, और 12,000 घटा के सीधा ये, और लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्या आया ब्याज आया, यानी हमारा लाभ आया। तो लाभ बटे मूलधन गुणा 100, ये आ गया लाभ प्रतिशत 13.06। तो इसकी कैलकुलेशन लंबी है, तो कैलकुलेशन के लिए हमें सीधा जल्दी गुणा कर देना है बस। तो ये ध्यान है कि गलत ना हो, ठीक है। और ये 13.06 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था हमारा 134वां, 134 इसका 13.06 का मतलब है 13.0 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग 13.06 का मतलब तो 13.1 आएगा ना यार फिर, क्योंकि 6 है, कितना करना है दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध। तो इसमें क्या है शुद्ध, क्योंकि ये 6 आ गया, 6 बार चलती है मारने, तो 13.1% आ गया। तो देखो कितना नियर दिया है उसने, 13.0 और 13.1। अब दोनों में कंफ्यूजन है, तो अगर आपने 2 अंक तक तो निकाल लिया तो इसे लगा दोगे, और 1 अंक तक निकाला तो इसको ही लगाओगे। तो यहाँ पे भी देखो, तो इसका आंसर 13.1 है, क्योंकि दूसरा अंक क्या है 6 है, जो 5 या 5 से अधिक है, तो इसका एक आगे जुड़ जाएगा, तो 13.1% इसका आंसर आएगा। अगला 35वां क्वेश्चन है कि इतने के मध्य समानुपाती और इतने के तृतीय समानुपाती का मध्य क्या अनुपात है। तो मध्य समानुपाती का मतलब है, मध्य समानुपाती का मतलब है कि दोनों की गुणा करके अंडर रूट करते हैं, ये मध्य समानुपाती है। तृतीय अनुपाती का मतलब है, तृतीय अनुपाती का मतलब है क्या 5:3 समानुपात 3:x, चौथा ये हो जाएगा। तो आप देखो अनुपात समानुपात के, आप मेरे बेसिक की वीडियो पढ़ोगे वहां से आपसे समझ में आएगा। तो यहाँ से इसकी गुणा कर देंगे, अंदर वाला गुणा कर देंगे, अंदर वाला गुणा करके बटे 5 कर देंगे x का मान निकालने के लिए, 9/5 हो जाएगा। तो ये 9/5 हो गया तृतीय अनुपाती। मध्य अनुपाती 2.4 हो गया, तो 2.4 का 9/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो 9 से इसको काट देंगे। देखो 9 से जब 5 से इसको काटोगे, पहले 5 से काटेंगे, 18×5 90 होता है, 18×5 होता है। तो 18 ये 5 से जब इसको काटेंगे तो 1.8 आ जाएगा, क्योंकि 90 नहीं है 9 है, तो 90 नहीं है 9 है, तो 18 1.8 आ जाएगा। और 18 या 6 24 और 36 18, तो ये 4:3 इसका आंसर आ जाएगा। 4:3 मैंने काटा है 5 से 9 को काटा है 1.8 तक, और 6 24 और 36 18, क्योंकि दशमलव से दशमलव 1 अंक पे ऊपर है, 1 नीचे खत्म हो जाएगा। 6 24 4:3 आंसर आ जाएगा इसका। अगला 137 है, नल एवं बी किसी खाली टंकी को कम से 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है, एवं नल उसी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो यह इसका ये है
सभी नल एक साथ खोले जाते तो, लेकिन नल एक को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है और हम उसे कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी। ए 12 घंटे, बी 16 घंटे, सी 24 घंटे, लघुत्तम ले लेंगे 48 से इनको 12 चौक 48, 16 से 48, और ये क्योंकि माइनस में खाली करता है तो माइनस में है, ये बाकी प्लस में है, तो 24 दूनी 48 ये माइनस में आ जाएगा। ये भरते हैं तो प्लस में, ये मेरे बेसिक में जाके देख लेना वहाँ पे नल और टंकी में। अच्छा जी, ये कह रहा है कि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन नल एक को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। अच्छा, अगर इनको एक साथ खोलेंगे तो 4 3 7 में से 2 जाके 5 घंटे 5 काम करेंगे, यानी तीनों का 1 घंटे का काम कितना है 5, तीनों का 1 घंटे का काम कितना है 5, 4 घंटे में बंद करते हैं तो 4 घंटे का काम है 5 चौक 20 हो जाएगा, तो शेष काम कितना 48 में से 20 जाएगा 28 बच गया, 28 काम बच गया। 20 को क्या करेंगे, हमने क्या करें, ए को तो बंद कर दिया, अब क्या रह गया, ये रह गया बी 3 में इनका 1 घंटे का काम कितना है, 3 में से 2 जाके 1, इनका 1 घंटे का काम कितना है 1, 3 में से 2 जाके 1 है, क्योंकि ये तो हमने बंद कर दिया तो 1 है, और काम कितना है 28, तो 28 बटा 28 घंटे इसको लग जाएंगे, तो कुल समय कितना हो जाएगा 28 ये हो गया, और 4 ऊपर के 32 घंटे हो जाएंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा 137 का, 137 का आंसर हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन है, ये अभी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 8 घनों जिनमें प्रत्येक का किनारा 5 सेंटीमीटर को है को एक सीधी रेखा में जोड़ा जाता है, परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये घन होता है, घन की सभी भुजाएं 6 की 6 भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अगर सभी घनों को हम बराबर में रखेंगे तो ये हम ऐसे रखेंगे उन घनों को, अगर घनों को ऐसे रखेंगे बराबर में तो आप देखोगे कि जो अगला हिस्सा है उसकी तो जो ऊंचाई है वो 5 ही रह जाएगी, चौड़ाई 5 ही रह जाएगी, लेकिन ये 5 5 5 5 जुड़ती चली जाएगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी 5 8 40 हो जाएगी, लंबाई तो 40 हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई 5 5 ही रह जाएगी। तो भुजा को 5 सेंटीमीटर, तो घनाभ की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हो जाएगी चौड़ाई ऊंचाई 5 5 सेंटीमीटर रह जाएगी। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र 2 LB प्लस BH प्लस LH होता है, तो 40 गुणा 5 जमा 5 गुणा 5 गुणा 40 गुणा 5, इसको रख के सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 850 वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल सा सवाल था, सिर्फ समझने की जरूरत है कि वो अगर आपकी समझ में आ गया तो आप जस्ट 1 मिनट में नहीं लगने के इसमें। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने की दर से बेचा, एक वस्तु पर उसे 19% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु 19% की हानि होती है। सदाबार लगा देंगे, एक बार सेम लाभ हो सेम हानि हो तो सदाबार लगा के हानि प्रतिशत निकाल देंगे, तो ये हानि प्रतिशत सदाबार लगा के प्लस को प्लस रख देंगे, जो लाभ हो उसे प्लस, जो हानि होगी उसे माइनस, और माइनस दोनों को गुणा करके बटे 100, तो इससे ये कट जाएगा। इसको 19 वर्ग 361 होता है, नीचे 2 शून्य या तो 2 अंक बटे दशमलव हानि हो जाएगी, क्योंकि माइनस में तो क्या होगी हानि होगी। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या। ये इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दो, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सभी के वर्गमूल लेने पड़ेंगे, वर्गमूल लेने में बहुत समय लगेगा, और थोड़ा सा अगर आप आइडिया लगा सको तो आइडिया भी, क्योंकि इस पे 1 अंक पे, इस पे 1 अंक पे है तो जोड़े नहीं बनते, तो जोड़े इन 2 के बन रहे हैं, तो इन 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे कि मतलब इसमें आइडिया लगाना, क्योंकि इन दोनों के जोड़े बन रहे हैं तो इनका तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा 2 का, अगर तो इनका वर्गमूल निकालना है, जो पूर्ण रूप से कट जाएगा, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से आ जाएगा वही आंसर होगा। तो पूर्ण रूप से इसका आता है, इसका नहीं आता, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अगर आप समझ सको तो ऐसे कर दो, दोनों का वर्गमूल निकाल सकते हो जल्दी जल्दी, और नहीं तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन समय लेने वाले से छोड़ देना था। यदि x प्लस के 4 के होल क्यूब प्लस के ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का होल क्यूब बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा। इसको ऑप्शन से कर दो, x का मान जो भी -3 -2 जो भी इनको सेटिस्फाई करे वही उत्तर है। -2 रखोगे तो ये दोनों तरफ को सेटिस्फाई कर देगा। अगला क्वेश्चन है 142 3 ये है, इसको से मैंने बताया था कैसे करना है। ये सरलीकरण का है, छोटे कोष्टक, मझले कोष्टक और बड़े कोष्टक में 3 लाइन खींचो, अलग अलग इनको सोल्व कर दो, अलग अलग सोल्व करके रखते चले जाओ, जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 145 यदि ए की आय की बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो ए बी लिख लिया हमने, 40% का मतलब है 2/5। देखो 2/5
ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो अगर हम देखो बी की आय 5 माने तो 5 से 40%, 5 का 40% कितना है 2, तो बी की 5 है तो उसकी 2 अधिक होगी, तो बी की 5 40% इसकी 7 होगी, तो अंतर कितना है 2 का, तो 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर कितना है, तो हमें किस पे निकालनी है, तो बी की आय ए की आय से, किसकी आय से, ए की आय से, तो ए वाला नीचे चले जाएगा 7, तो कम है, तो कम का मतलब 2 कम है, 2/7 गुणा 100, तो 200/7% आ जाएगा इसका। यदि x प्लस 1/8, ये मेरे बेसिक में जाके देखोगे, मैंने बताया है कि ये संख्या पद्धति वाले में जाके देखोगे, वहाँ पे आपको बताया हुआ है मैंने इसका कि अगर प्लस प्लस हो, अगर प्लस ही दिया हो, प्लस ही पूछा हो, तो क्या करेंगे, इसका वर्क करके इसमें से घटा देंगे, लेकिन अगर माइनस देके प्लस पूछे तो वर्क करके जोड़ देंगे। तो 8 और 64 में 2 घटा देंगे, 62 इसका आंसर आ जाएगा। 147 है 15,600 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष शेष 9% प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया। यदि 3 वर्षों के उपरांत प्राप्त कुल ब्याज 95 रुपये हो तो 7% वर्ष की दर पर निवेशित धनराशि क्या है। देखो इसमें साधारण ब्याज पे दिया है, पी हमारा ये है, दर हमारी ये है। अच्छा, दर हमारी 2 दे दी, एक 7% पे, एक 9% पे, 3 वर्षों के लिए समय है 3 वर्ष। फर्स्ट है 7% पे, दूसरा 9% पे। हमने क्या किया, हमने टोटल हमारा है ये, हमने टोटल का 9% पे निकाल दिया, टोटल का 9% पे निकाल दिया। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई सारा 9 पे दिया है, तो सारा 9 पे दिया है तो हमारा ब्याज देखो क्या आएगा, सारा 9% पे हमने निकाल दिया, तो ब्याज क्या आ गया, 3 साल का ये आ गया 4212। और ब्याज कितना दिया उसने, दिया 3778, तो 4212 में 3738 से घटा दिया तो ये आ गया। अब देखो 7% तो था ये, हमने सारे का 9 निकाला तो इसका 2% ज्यादा निकला है, तो ये जो है ये 2% ज्यादा है, तो 2% का ब्याज कितना है, ये है 2% का, 9 में से 7 जाकर 2% पर ब्याज कितना है, ये है, क्योंकि भाई 7 तो था ही, हमने सारा 9 का निकाला तो इसका 2% ज्यादा ही तो निकला है, तो ये 2% ज्यादा, यानी 2% का ये है, तो कितने पे है 2%, जब 2% ये है तो कितने पे, तो कितना गुना 2 गुना 3/100, तो 2% का निकालेंगे बराबर इतना, तो कितना है 7900 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7900 रुपये, क्योंकि 2% का ब्याज इतने रुपए आया 3 साल का, कितने रुपए पे, रुपए यहाँ से निकाल लेंगे 7900 रुपये पे, तो इसका आंसर 7% वार्षिक ब्याज की दर क्या है 7900 रुपये है, तो इसका 7900 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिससे 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 प्राप्त होता है। ये मैंने अपने संख्या पद्धति में बताया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे, इनसे वही भाग होगा जो इनके लघुत्तम से भाग होगा। ठीक है, लघुत्तम क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 हो जाएगा, लैस है 135, और हमें क्या है इनसे भाग करने पर तो 9 से बचे, लेकिन 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो 135 के गुणा के प्लस 9 हो जाएगा। इसमें के का मान 1 2 3 4 रख कर लेंगे, तो के का मान 8 रखोगे तो इसका मान इनका क्या हो जाएगा, यानी इनका लघुत्तम 135 हो गया। अगर 135 से इसको काटोगे, मतलब 135 हो गया, 135 को जो है इन सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से कट जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि इन सभी संख्याओं से 135 पूर्ण रूप से नहीं कटना चाहिए, 9 से बचना चाहिए। 135 इनसे काटोगे तो 135 मतलब इनसे उस संख्या को काटोगे तो 900 से बचे, और 11 से पूर्ण रूप से कटे, तो क्या करेंगे हम 135 में 9 जोड़ के 135 में किसकी गुणा करें, 135 में किस चीज की गुणा करें कि उसमें 9 जोड़ दे, 9 जोड़ने पर वो 11 से पूर्णतः कर जाए। 135 में किसकी गुणा करें कि उसमें 9 जोड़ने पर, क्योंकि 9 शेष भी बचाना है, 9 शेष भी बचाना है, क्योंकि 135 में किसी भी चीज की गुणा कर लो, आप किसी भी चीज की गुणा कर लोगे तो वो इनसे पूर्ण रूप से फिर भी कट जाएगा, क्योंकि गुणा है, जुड़ा थोड़ा ही है, गुणा किसी भी चीज की कर लो इनसे फिर भी पूर्ण रूप से कटेगा। तो शेष कब बचेगा, जब जुड़ेगा। तो 135 में किस चीज की गुणा करके उसमें 9 जोड़ दे कि वो 11 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो के का मान यहाँ पे क्या करेंगे, के का मान 1 2 3 4 5 7 8 रख कर देखोगे तो ये देखोगे ये 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, और 9 8 17 18
9 देखो 11 से कैसे कटेगी, इसके 11 से कटने का नियम लगा देंगे। अगर आपके याद होगा 9 और 8 का 9 में से 9 जाकर 0, यानी 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, इसका अंक योग 18 हो जाएगा। ये अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मेरे संख्या पत्ती के बेसिक में जाकर देखिए, वहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 26 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं और उनकी जो 90 पर काटते हैं ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं और ये जो भुजा है ये कर्ण होती है। इसमें कर्ण क्या होती है? भुजा होगी। ये आधार और लंब इनके विकर्ण ही होंगे और ये उसकी भुजा होगी। तो इसका जो दूसरे विकर्ण का जो सूत्र लगा लेंगे, दूसरे विकर्ण हमें प्राप्त करना है तो क्या करेंगे भाई, इसका पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। तो पाइथागोरस लंब कर्ण बराबर क्या होगा? दूसरा विकर्ण क्या है? आधार बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा के उसका अंडर रूट कर देंगे, तो वही सूत्र यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे वो सूत्र से क्या निकाल लिया? दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि दूसरा विकर्ण क्या होता है? ये 90 तो होता ही है, ये 90 तो होता ही है। साथ में जब ये आप इनको दोनों विकर्ण खींचोगे तो जहाँ पे ये काटता है वो उसका आधा होता है, उसका आधा होता है। तो जहाँ पे वो आप इनको काटेंगे वो उसका आधा होता है। विकर्ण एक दूसरे को आधे बांटते हैं, इसलिए इसका दुगुना करेंगे। दुगुना इसलिए करने हैं क्योंकि जो ये विकर्ण निकलेगा ये इसका आधा भाग निकलेगा। दुगुना करके उसका पूरा भाग निकाल लेंगे दूसरे विकर्ण का, और पाइथागोरस से इसका आधा भाग निकलेगा। पाइथागोरस से आधा भाग निकाल के उसका दुगुना कर लेंगे तो पूरा विकर्ण आ जाएगा। तो ये 20 आ गया। और 20 क्षेत्रफल क्या होता है इसका? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा 48 × 20 = 480 सेंटीमीटर होता है इसका आंसर आ जाएगा। मैन समझने वाली बात इसमें यही है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वे एक दूसरे को आधे पर काटते हैं और उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। और जो उसका कर्ण होता है जहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बनता है, उसका कर्ण जो होता है ये इसकी भुजा होती है। इसकी भुजा इसकी समचतुर्भुज की भुजा होती है, ना कि विकर्ण। कर्ण जो होगा इसकी भुजा होगी और ये जो आधे भाग होंगे ये आधार और लंब होंगे। ये इसकी समझने वाली बात है बस। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। 150 है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले छोटे गोले में ढाला जाता है। इस प्रकार के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? तो इसका सीधा है कि बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है गोले का 4/3 पाई r का r1 का घन बटे 4/3 पाई r2 का घन कर देंगे। 7 है क्योंकि 4/3 से 4/3 पाई कट जाएगा और 7/2 का होल क्यूब बचेगा। 7 घन 343 होता है, 2 घन 8 होता है। 343 को 8 से भाग करोगे 42.8 इसका लगभग 42 गोले इसमें बन जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आशा करते हो समझ आ गए होंगे। ये थोड़ा सा समझाने में समय ज़्यादा लगता है। ये मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग नहीं, इसमें मैंने 44 क्वेश्चन करा दिया। सिर्फ 6 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों। एक क्वेश्चन है 117 नंबर, उस क्वेश्चन वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, तो उसको वहीं पर ही जाके एक बार देख ले। 117 नंबर जो छूट गया था बीच में, 117 है या 116 है, एक बार लास्ट में जाकर देख लो, वो क्वेश्चन मैंने करा हुआ है। धन्यवाद। लेकिन आप इंग्लिश ना करो, ये ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी, बिना इंग्लिश करे काम नहीं चलेगा। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।